काफी पाकिस्तानी मुझे बोलते हैं कि हम धोखा खा चुके हैं, आप भी धोखा खाओगे। हमने कोई शादी नहीं करी अमेरिका से कि हम धोखा खाएंगे, हमारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है अमेरिका की हम धोखा खाएंगे उससे, हमारा कोई लव अफेयर नहीं चल रहा। हम अमेरिका को पैसे देते हैं और अमेरिका से माल खरीदते हैं, इसमें क्या धोखा दे देगा अमेरिका? पैसा लेकर माल नहीं देगा, ये धोखा दे देगा बस। तो हमारा जो क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है, बाकी आप उसके ऊपर ना वर्क समझते हैं, मिठाई के ऊपर वर्क लगती है, आपके यहाँ लगती है पाकिस्तान में वो सिल्वर फॉइल, है ना, लगती उसके ऊपर की, हाँ जी जी जी, वही तो वर्क लगा के आप बोलो डीप पार्टनरशिप फिलोसफी, ये सब देखिए एंड में ये सब हम लोग भी बोलते हैं, अमेरिकन भी बोलते हैं, ठीक है, बड़ी डीप है, थॉटफुल है, और ये हमारे एलाय हैं, बिगेस्ट एलाय, ये सब ठीक है। एंड में क्या है? धंधा है, गंदा है पर धंधा है, इट इज बिजनेस। India has got money, America wants to sell its weapons. India is a market, America wants to set up companies. कंपनी कौन सेटअप करेगा कि 10 रुपए लगाएगा उसको 20 रुपए वापस मिलेंगे, तब बंदा कंपनी सेटअप करता है। साफ सीधी बात है, ये सच्चाई है जिसपे, और बाकी उसके ऊपर वर्क जो हम मिठाइयों के ऊपर लगाते हैं, फिर आप बोलते हैं कि जी बड़ा हम कल्चरल, हमारे टाइज हैं और ये सब, जो भी आपको बोलना है वो सब बोल सकते हैं, वी कीप ऑन सेइंग ऑल दिस थिंग्स। मैं मेरे से एक बात बताऊं, जितनी बातें की मैंने कुछ लिखी है उसमें, ये इसमें ऐसे नहीं है कि आप जी पाकिस्तान को किसी ने 4 करोड़ दिया, 20 करोड़ दिया, 2 अरब दिया तो हम खामोश हो गए, जो मर्जी करते रहो। देखिए मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क में हाइब्रिड सेटअप रहे हैं, रिवॉल्विंग डोर डेमोक्रेसी रही है, डिक्टेटरशिप रही है, जमहूरियत रही है, जमहूरियत में भी हाइब्रिड सेटअप्स रहे, हमें इन चीजों का अंदाजा है। उसके जारी बात है चीजें कॉम्प्रोमाइज होती हैं, और जो ज्यादा दौर में हुआ हमें उस चीज का भी अंदाजा है कि नुकसान हुआ बहुत सारी चीजों को। या हम खुद भी जब घर बैठ के एनालिसिस करते हैं तो हम ये नहीं तारीफ नहीं करते कि जो ज्यादा दौर में हमें अफगानिस्तान में किया वो बहुत अच्छा था, प्रॉब्लम थे उसमें, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी देखे अभी हमने ये पिछले 7-8 सालों में मामला ठीक किए हैं, वरना मामला बहुत खराब रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस वक्त की जो हमारी लीडरशिप थी, वो भले सिविल थी भले मिलिट्री थी, उन्होंने ये फैसले कर लिए, उन्होंने कहा भाई हमें जो है इस तरह की अगर हम ये करेंगे तो हमें उससे ये फायदा होगा। किसी ने पर्सनल गेन देखा, किसी ने मुल्क का गेन देखा, तो प्रॉब्लम हमारा रहा है, बड़ा सीरियस रहा है। लेकिन मैं समझता ये हूं कि जितना ओवर सिंप्लीफाई किया जाता है ना, पाकिस्तानी को इतने पैसे दे दो वो इतना काम कर देगा, यहाँ पे ऐसे नहीं बिकती चीजें। यहाँ पे हमें पता है इन चीजों का, अमरीकी हमारे साथ पिछले 40-50 साल से डील कर रहे हैं, हमें पता है कि उनको क्या बेचना है और उनको भी पता है हमें इनसे क्या चाहिए। ठीक है, हम उनके लिए बहुत बड़ी मार्केट नहीं है, वो जो हम जो चाहते हैं कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप वो नहीं है हो सकी, क्योंकि हमारे इंटरनल चैलेंजेस भी रहे। तो ऐसे नहीं है कि आज अमरीकी सदर ने हमें खत लिखा था हमारी मदद करो अफगानिस्तान में, वैसे सदर बनते ही उसने कहा था ओ पाकिस्तान, कौन सा पाकिस्तान, पैसे दो, ये करो वो करो। बाद में फिर तरले करते रहे, लेटर लिखते रहे, रोज आते हैं जीएचक्यू में आगे इमरान खान साहब से, फॉरेन ऑफिस में आके पूछते हैं यार मदद करो, वहां अफगानिस्तान में इतना आसान नहीं है। चीमा साहब जीएचक्यू क्यों आते हैं लोग? भाई जीएचक्यू मैं बताता हूँ जीएचक्यू क्यों आते हैं मेजर साहब। आपको इस चीज का पता है, जो मुझे पता है आपने सवाल क्यों किया है, आपको इस चीज का पता है। हाँ, पाकिस्तान में मिलिट्री जो है वो बड़ा पावरफुल रोल प्ले कर रही है शुरू से, कोई आज की बात थोड़ी है। वॉर एंड टेरर में 9/11 के बाद जो मेजर स्ट्रेटेजिक डिस्कोर्स इस मुल्क का बना और जो बनाया गया वो फौज ने बनाया। एक तो मुशर्रफ थे, और उसके बाद वॉर एंड टेरर लड़ी फौज ने लड़ी विद द सपोर्ट ऑफ द अदर। बट चीमा सर एक बात बताइए, तो 9/11 की बात है, जियाउल हक के समय तो 9/11 नहीं था, आयूब खान के समय तो 9/11 नहीं था, याया खान के समय तो 9/11 नहीं था। ये डे 1 से जो मिलिट्री का डिस्कोर्स बन रहा है, ये क्यों बन रहा है? देखिए इसमें मेरे साहब ये कोई एक, इसमें मैं इतने सिंप्लीफाई नहीं कर सकता क्यों बना। लेकिन मैं अभी आपने कहा ना जीएचक्यू की बात की, तो जाहिर बात है हमारी फौज जो है वो अफगानिस्तान को देख रही है, वो इवन के उनको डोमेस्टिकली कराची भी देखना पड़ा, फाटा देखना पड़ा, बलोचिस्तान देखना पड़ा, क्योंकि वहां पे इंडिया की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी। अफगानिस्तान एक वीक जो हमारा नेबर था, वहां से जो इन्फिल्ट्रेशन होती थी, अभी हमने जो बाढ़ लगाई है। सो नेशनल सिक्योरिटी में फौज का बड़ा पावरफुल रोल रहा है, और उसमें हमारी जो सिविलियन लीडरशिप है, टू बी फ्रैंक एनफ, आई विल बी वोकल एनफ टू से, जो सिविलियन लीडरशिप की जो नेशनल सिक्योरिटी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिया को डील करने के लिए जो एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है वो फौज की है, वो सिविल लीडरशिप की है ही नहीं है। अब देखें इंडिया को कैसे डील करना है, कैसे स्लो डायलॉग लेके चलना है, ट्रस्ट करना है ट्रस्ट नहीं करना, वो फौज समझती है। और चाहते हुए या ना चाहते हुए फौज ने शुरू से 1947 ऑनवर्ड ही आप चल पड़े ना, जब आजाद हुई, अयूब आ गए, या आगे सारा कुछ आ गया, भाई फौज ने समहाउ इट वाज प्लेइंग अ रोल, जो भी था। मैं समझता हूं कि अगर मैं सिविलियन हूं
तो मैं एक बात बताऊं, मैं टीवी पे भी बैठ के पाकिस्तान में बात करता हूं, मैंने कहा फौज ने पॉलिटिकल अगर रोल प्ले किया है या जो इसमें आई है तो उसमें फौज का कसूर नहीं है। मेरा घर था, मुझे अपनी चीजों को टेक केयर करना चाहिए था। अगर पॉलिटिशियंस अपनी ग्राउंड को कंट्रोल नहीं कर सके तो जाहिर बात है किसी ने तो मुल्क देखना है। वो अगर उनको जिस तरह देखें, इधर हमारे नवाज शरीफ साहब आते हैं, वो फटाफट जो है वो इंडिया कहते हैं कि ताल्लुकात ठीक हो जाए। भाई इंडिया के साथ ओवरनाइट ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। जिस तरह इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक करने के लिए आपको वक्त चाहिए। ये इतना सिंपल रिलेशनशिप नहीं है कि मोदी साहब काबुल से दिल्ली जाते हुए लाहौर उतर गए 3 घंटे के लिए तो मामला बहुत अच्छे हो गए। मोदी साहब ने जफी लगा ली नवाज शरीफ साहब को और हाथ में हाथ पकड़ के शादी पे चले गए और वहां से बाहर आ गए और मोदी साहब ने कह दिया वहां तो कोई हुआ ही नहीं, बात ही नहीं हुई। सो फौज जो है पाकिस्तान में लोगों को बुरा लगता होगा। मैं समझता हूं कि फौज ने हमें इराक, सीरिया, यमन बनने से बचाया है। और फौज कोई हम समझते हैं कि फौज कोई यूरोप और नॉर्थ कोरिया से नहीं आई, हमारे मुल्क की फौज है, हमें ही बचाया उसने, हमें ही सेव किया है। हाँ, अच्छा होता एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता, अच्छा होता कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पहले बन जाता। आपने भी पाकिस्तान की जारी बात है, आपका तो 1951 में बन गया ना। हमें तो प्रॉब्लम शुरू हो गई जब कॉन्स्टिट्यूशन बने ही नहीं, जो है वो सिविल मिलिट्री पॉलिटिशियंस ने अपने बीच में लफड़े डाल दिए। तो ये तो इसमें तो एक नहीं है, बहुत बात कहना चाहता हूँ चीमा साहब, एक बात अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात कहना चाहता हूँ। आपने तो पूरी शायरी कर दी यहाँ पे फौज के फेवर में, बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं देखिए ना, ये जो चीजें हैं, देखिए पाकिस्तान का इंटरनल मसला है और मैं तो एक ही बात कहूंगा कि देखिए जैसे चीमा साहब ये बात होती है ना, आपने बोला 47-48 से लग गया, क्योंकि अगर हमारे पॉलिटिशियंस नहीं कर रहे थे, राइट, तो किसी ना किसी को तो करना ही था। यही आपने बात बोली ना, पॉलिटिशियंस तो हमारे भी नहीं कर रहे थे, ठीक है। मैंने बोला इनएफिशिएंसी, भूखमरी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, करप्शन ऐसा कि पाकिस्तान तस्वुर नहीं कर सकता। आपकी सोच के बाहर है ना। वही पाकिस्तानी कहते हैं ना कि नवाज शरीफ पैसा खा गया, मतलब है कितने पैसे जो खा गया नवाज शरीफ, क्या है उसके पास? कुछ नहीं उसके पास, उसने तो अभी देखा ही नहीं पैसे कितने होते हैं, ना वो जरदारी ने देखा। तो ये सब चीजें हमारे, क्योंकि बड़ा मुल्क है तो पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा प्रॉब्लम इंडिया में थी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी आपसे 5 गुना ज्यादा है, जमीन एक का एरिया है वो आपसे ज्यादा है। तो और एक ही मुल्क था, 14th-15th की नाइट को जो तकसीम हुआ है, मुल्क अलग हुआ है, तो पाकिस्तान अलग बन गया और इंडिया अपने रास्ते, पाकिस्तान अपने रास्ते। मैं आपको बताता हूँ, मैं अगर थोड़ा सा एनालाइज करें, मैं जानता हूँ आप इस इख्तलाफात रखेंगे, आपको नहीं अच्छी लगेगी बात, पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम हर एक मुस्लिम कंट्री में हुई है। या तो आपके शेख हैं, या आपके अमीर हैं, या आपके जर्नैल हैं। इवन इन बांग्लादेश उन्होंने खुद अपने फादर ऑफ द नेशन को मार दिया, शेख मुजीबुर रहमान ने, उनकी फौज को ना। तो ये जो भी वहां पर है, एक जनरली इवन इन पाकिस्तान जब मैं देखता हूं, तो मेरी आपकी टीवी पे काफी बार बहस भी हो चुकी थी, मतलब आपके हीरोज सारे जर्नैल हैं, ये हाथ में शमशीर लेके और घोड़े के ऊपर बैठ के सारे के सारे हीरोज हैं। तो ये जब एक मुल्क के पूरे कौम के ऐसे हीरोज होते हैं ना, देन यू लुक अप टू, आप एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बनता है, एक माइंडसेट बनता है कि हम दुश्मनों से घिरे, हमने लड़ाई लड़नी है। चलिए ठीक है, आप कहते हैं कि ना इंडिया से खतरा है और हमारी फौज को पता है इंडिया को कैसे हैंडल करना है, राइट, है ना, बिल्कुल। अब ब्रुनई जो है, ब्रुनई ने तो कोई लड़ाई नहीं लड़ी, और सुल्तान ऑफ ब्रुनई अमंग द रिचेस्ट पर्संस इन द वर्ल्ड। ब्रुनई में क्या दिक्कत हो गई, कुवैत में क्या दिक्कत हो गई? 57 कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, उसमें से कोई प्योर डेमोक्रेसी मुश्किल से एक आता होगी, एक दो होंगी, वरना नहीं है। बांग्लादेश का 2-3 बार हो चुका है गेम, पाकिस्तान का 4 बार हो चुका है, राइट। टर्की वर्की में कमाल अतातुर्क वगैरह, आफ्टर द ऑटोमन एम्पायर क्या हुआ था, यू आर अवेयर, वेरी वेल अवेयर। कमाल अतातुर्क, क्या कमाल पाशा भी बोलते थे जिनको, और ये सब आप हर जगह देखेंगे तो आपको इक्का दुक्का मुल्क मिलेगा, वरना ये पूरा, मुझे ये थोड़ा सा ना समझने के क्यों हो रहा है बार बार ऐसा, और 1, 2, 3, 4, 5, 10 नहीं, 57 कंट्रीज में लगातार हो रहा है, विथ 1 or 2 एक्सेप्शंस। ऐसा क्यों हो रहा है, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हीरोज कौन है, क्या ऐसा क्यों है कि सदाम हुसैन भी आपके यहाँ पैदा हो रहा है, ठीक है ना, और आपके यहाँ वो लीबिया वाला कौन सा था, वो पागल जिसकी लेडी बॉडीगार्ड थी, क्या नाम था उसका, गद्दाफी, मोहम्मद गद्दाफी भी आपके यहाँ पैदा हो रहा है। फिर आपके यहाँ रफसंजानी भी आपके यहाँ पैदा हो रहा है।
फिर ये सब जितने भी कलाकार हैं, ये पूरे ना फिल्म स्टार्स हैं सब, ये क्यों ओआईसी में जन्म लेते हैं इतने ज्यादा, और क्यों ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा, आप देखिए सादात को देखिए, आप इजिप्ट की अगर बात कर लो, है ना, तो और आप कितने और को देखिए वहां पे पूरे एरिया में अगर आप देखिए ना, तो आई थिंक देयर इज अ सर्टेन थिंग दैट यू नीड टू रिकॉग्नाइज कि ये बार बार चीजें हो रही हैं। जो कहते हैं आपकी पाकिस्तान में फौज आ गई, तो फौज तो आलम इस्लाम में हर जगह आई है, तो कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहां पे फौज नहीं आई। इसलिए आज की तारीख में भी सऊदी अरेबिया में भी जो प्रिंस सलमान है या कोई प्रिंस है, उसके अंडर ही डायरेक्टली फौज है, एक खानदान के अंदर है, तो एक खानदान के नाम से ही वो मुल्क का नाम रखा गया। साउथ तो एक फैमिली है, तो अपने खानदान के नाम से ही मुल्क का नाम बदल दिया, अरेबिया नाम था उसने सऊदी अरेबिया कर दिया। तो चीमा साहब ऐसा है कि जैसे पाकिस्तान में कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ कि इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते आप, क्योंकि इंडिया में आपसे 10 गुना ज्यादा प्रॉब्लम रही है, 10 गुना ज्यादा। आप लोग कहते हैं गरीबी है पाकिस्तान में, अगर आप आज से 25-30 साल पहले जाते ना, आज भी गरीबी है हिंदुस्तान में, आज भी काफी गरीबी है, राइट, बट आज से 30 साल पहले ऐसी गरीबी थी चीमा साहब कि शायद आपको अफ्रीका में मिलती। सब सहारन, इंडिया की बात कर रहा हूं, इतना ज्यादा था। पर यहां पे कभी किसी ने नहीं बोला कि फौज आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। यू हैव टू वर्क विथ व्हाट यू हैव। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर आई लीव इट अप टू यू, हमारा 1 घंटा भी होने वाला है चीमा साहब। हाँ जी। ऐसा ना कि मेरा भाई अगर खराब है, ठीक है, मेरा सगा भाई है, घर में हम लोग 4-5 भाई हैं, मेरा एक भाई खराब है, मेरे 2 भाई खराब है, मैंने काम तो उन्हीं के साथ करना है ना, भाइयों के साथ। मैं बगल में शर्मा जी का तोड़ना चला जाऊंगा कि जी अपने भाई किराए पे दे दो, मैं उनके साथ रखूंगा? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो अपने भाइयों के साथ ही काम करना है। सो व्हेन आई मीन ब्रदर, आई मीन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। उसमें करप्शन भी है, उसमें इनएफिशिएंसी भी है, उसमें फैमिली रूल भी है, उसमें 10 किस्म की गंद है, लेकिन उसको साफ करना, वो तो हमारा घर है, तो उसको साफ करना, हम किसी और को चाबी देके कि आप चलाओ मुल्क, क्योंकि आप बेहतर फौजी। लोग मुझसे पूछते हैं, कई लोग ना, इंडियंस और पाकिस्तानी, इंडिया में मसाइल हैं कि क्या इंडियन आर्मी को कभी पावर में आना चाहिए? मैं कहता हूं हाथ जुड़वा लो। इंडियन आर्मी एक रोल में बहुत अच्छी है। इंडियन आर्मी इज नॉट सपोज टू रूल इंडिया, इट कैन नॉट रूल इंडिया। इंडियन आर्मी इटसेल्फ डज नॉट वांट टू रूल इंडिया। फॉरगेट अबाउट कि सिविलियन क्या चाहते हैं, हार्डली मैटर्स। इंडियन आर्मी इटसेल्फ डज नॉट वांट टू कम इन। तो चीमा साहब ये चीज है कि जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, नवाज शरीफ के पनामा के पेपर्स हैं, राइट, या जरदारी के प्रॉपर्टीज हैं, राइट, ऐसे लोग डेमोक्रेसी में आएंगे, ऐसे लोग आएंगे, इन्हीं में से फिर एक हीरो निकलेगा पाकिस्तान में, तो साफ कहेगा। आप एक बात बताइए, ऐदी साहब थे आपके, ऐदी साहब इज सच अ बिग हीरो, मेरे हीरो हैं, मैं खुल के बोल रहा हूँ। ऐदी साहब निकले ना पाकिस्तान से, निकलेंगे आपके हीरोज कई हैं पाकिस्तानी जो अच्छा काम करते हैं। आप बढ़ावा दीजिए, डेमोक्रेसी बढ़िया हो जाएगी, फिर हिंदुस्तान से लड़ाइयां भी कम हो जाएंगी आपकी। मैं मेरे साहब एक बात बताऊं आपको, आप से मैंने सुना भी है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। देखिए, मुसलमान को आप 57 इस्लामिक स्टेट्स को एक क्लब में नहीं लेके आ सकते। देखिए, एक घर में 2 भाइयों की चीमा साहब क्लब तो उन्होंने बनाया, ओआईसी मैंने तो नहीं बनाया। नहीं, क्लब से मुराद ये है कि एक स्कूल ऑफ थॉट नहीं हो सकता, एक माइंडसेट नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे मैं बताता हूं कि मुसलमानों की आपस में क्यों इतने प्रॉब्लम्स हैं। जब तक मुसलमानों का एक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं होगा, हम कभी भी मिलकर नहीं सोच सकते। भाई, यूरोप और अमेरिका क्यों मिलकर एक सोच लेता है? अमूमन ओवरऑल जनरल बात कर रहा हूं कि भाई वो डेमोक्रेसी है ना, तो हर बंदे को पता है यार हमारी वैल्यूज ये है, सिस्टम ये है, सोचना इस तरह है, सेपरेशन ऑफ पावर है। हमारे यहाँ पे मुसलमानों में ये राय किनशिप्स हैं, कहीं पे डिक्टेटर आ गए, कहीं पे कुछ आ गया तो प्रॉब्लम रहेगी। एक बात, सो जब तक एक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं होगा, वो जब तक भी नहीं होगा प्रॉब्लम रहेगी। दूसरी अहम बात, जब आप मुसलमानों की बात करते हैं ना, आपने हज़रत अबू बकर की बात की, बाकी बातें की, या अभी भी टर्की की बात करते हैं। देखिए, मुसलमानों में भी 4 तकरीबन धड़े हैं, ऑटोमन्स हैं, अरब्स हैं, पर्शियन हैं, और फिर हम हैं। हमें अब लोग वो जो फ्रैंकली स्पीकिंग, हम अब ना अरब है, हम ना पर्शियन है, हम ना जो है वो ऑटोमन है, हम यहाँ पे इस खित्ते में पैदा हुए। हमने अपने आप को, मैंने अपनी जो टर्म दी है, हमें मुस्लिम डेमोक्रेट्स, हम ऐसे मुसलमान हैं जो जमहूरियत या डेमोक्रेटिक सेटअप में आ गए हैं। और हमारे यहाँ पे एक जो हमारी आइडेंटिटी है, वो जारी बात है, वो 3 बड़ी आइडेंटिटीज में से एक आइडेंटिटी नहीं, हम पाकिस्तान है। तो मेरा ख्याल ये है कि जब आप बात करते हैं मुसलमानों की, तो आप सिर्फ हमें कैटेगराइज नहीं कर सकते कि भाई आपके सारे ऐसे हैं, क्योंकि वो विद इन द मुस्लिम्स प्रॉब्लम्स है। 57 मुल्क
1.5 अरब आबादी एक कैसे हो सकता है? और फिर डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, कोई अफ्रीका में बैठा हुआ है, कोई मिडिल ईस्ट में बैठा हुआ है, कोई एशिया में बैठा हुआ है, कोई कहाँ एशिया पैसिफिक में चला गया। तो ये तकसीम तो हमेशा रहेगी और ये ऐसे ही रहेगा। टर्की की बात आपने कर ली या मलेशिया की बात कर ली, मैं समझता हूं कि टर्की हो, अर्तुगरुल गाजी हो, मेरे ख्याल मुसलमानों की एक सोच है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, मुसलमानों की एक सोच है और मैं समझता हूं शायद सोच सही है या गलत है मुझे इसका नहीं पता, लेकिन वी हैव ऑलवेज बीन इन सर्च ऑफ अ हीरो। ये कलेक्टिव माइंडसेट रहा है और खासकर पाकिस्तान में या इस खित्ते में रहा है। हम एक हीरो की तलाश में रहे हैं कि भाई जिस तरह हमने फॉर एग्जांपल ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हीरो थे, एक लीडर थे, तो मुसलमानों की वो जो अंदर अर्ज है ना, वो अर्ज नहीं, अर्ज है हीरो फाइंड करने की, और हम उस हीरो को तलाश करने के लिए वी गो बियॉन्ड बाउंड्रीज, हम वो बाउंड्री से बाहर निकल जाते हैं एंड फिर हमें फिर अर्तुगरुल गाजी में वो जो है अर्तुगरुल नजर आना शुरू हो जाता है, कहते हैं हाँ ऐसा बंदा होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, इस तरह की। तो ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, मैं इस पे कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक साइकी बता रहा हूं कि मुसलमानों की या माइंडसेट की या हमारी, हम एक चाहते हैं कि एक लीडर हो, हमें लीड करे, अच्छा हो, हालांकि मुमकिन नहीं है, वो बिल्कुल मुमकिन नहीं है, और हमें अपनी जो चार दीवारी है, अपना मुल्क है, उसकी बाउंड्री के अंदर ही अपने हीरो तलाश करने चाहिए और अपने मुल्क में ही होना चाहिए। जी मेरे साथ। देखिए, आपने हजरत मोहम्मद साहब का नाम लिया, बट मुझे ये किसी दिन और बहस करेंगे कि क्योंकि हजरत मोहम्मद साहब की आप बात भी तो नहीं मानते ना, जो उन्होंने कह के गए थे। अगर आप लोग बात मानते तो फिर पाकिस्तान की शक्ल कुछ और होती। अब आपको एक मॉडल दिया ऊपर वाले ने, एक बना इसे मॉडल, एक खाका, जिसको खाका समझते हैं, खाका ही कहते हैं ना उर्दू में, एक खाका दिया कि भाई ये खाका है, इसको फॉलो करोगे तो जिंदगी ऐसी होगी। आपने नहीं मानना खाका, जब आपने मानना नहीं तो इसीलिए तो दिक्कत हो रही है आप लोगों को। आपको अगर एक ही खाका मान लेते तो आपको ये इर्दुगुल ये सब की जरूरत ही नहीं पड़ती है आपको। दूसरी चीज है कि एक और मैं बताता हूँ ना, कि जो मुझे लगता है कि जो मुस्लिम्स में और एक इशू है ना, सब जगह नहीं, पाकिस्तानियों में मैं देखता हूँ कि इट्स द सर्च, पाकिस्तानी मुस्लिम्स में द सर्च फॉर आइडेंटिटी। अब ऑटोमन है कि जैसे आपने बोला ऑटोमन आर डेड, वो चले गए। वो अपना एर्दोगान चाहे कि मैं ऑटोमन, वो नहीं कर सकता। टर्की का अभी कोई, टर्की की ना फौज तगड़ी ज्यादा, ना टर्की के पास पैसा ज्यादा, तो फौज और बिना पैसे के तो होगा नहीं, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है ना। बट मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी, आपने, आई एम वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज कि आपने बोला हम यहीं के रहने वाले हैं, वरना तो मैं कितने पाकिस्तानियों से बात करता हूँ, कोई कहते जी हम अरब हैं, जी हम तुर्क हैं, जी हम ये हैं, जी हम वो हैं। मैंने बोला यार कहीं के, वो नाम उसका चौधरी, वो पता नहीं कौन सी अपनी स्टोरी सुना रहा है। मैंने बोला यार मैं फिर बहस नहीं करता ना। पर चीमा साहब, आई अंडरस्टैंड, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हर एक मुल्क के ना, इंडिया पाकिस्तान के सबके अपने लिमिटेशंस होते हैं, हमारे भी हैं आपके भी हैं, एंड वी हैव टू वर्क अंडर दोज लिमिटेशंस। और आपने बहुत अच्छी बात करी, मैं आपसे अग्री करता हूँ कि नेशनल इंटरेस्ट नीड्स टू कम फर्स्ट। क्योंकि हम रिलीजन के प्रिज्म से देखें या किसी और भी प्रिज्म से देखें ना, कोई भी, वाई रिलीजन, एनी अदर प्रिज्म, इट कांट बी सिंगल कि हम इसी की तरफ से देखेंगे तभी जाके होगा। वी नीड टू लुक एट इट, मल्टीफेरियस होना चाहिए, लेकिन यस, एट द टॉप शुड बी नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। मैं तो इसी तरीके से सोचता हूँ। और हमारे यहाँ भी हिंदुस्तान में माशाल्लाह मुसलमान हैं, काफ़ी हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा ही हैं थोड़े बहुत इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग, एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग, हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं, और दिस थिंग सिस्टम इज स्टिल इन द वर्क्स, वी आर ट्राइंग टू गो इन अ प्रॉपर पाथ। कभी कभी हम लोग रास्ते से कभी कभी हो सकता है भटक भी जाते हैं, कभी कभी वापस रास्ते पे आ जाते हैं, तो चलता रहता है ये सब। आखिरी सवाल करूंगा आपसे क्योंकि टाइम काफी हो गया, बड़ी मेहरबानी आपकी। आखिरी सवाल आपसे ये करना है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है जब से आए हैं, इन्होंने वो, इनके बारे में कहा जाता है कि ही इज अ पॉपुलिस्ट लीडर, मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी को ये प्रमोट कर रहे हैं, और उसमें आके इन्होंने जो है वो अगले दिन एमनेस्टी इंटरनेशनल ही बंद कर दी। तो मैं देख रहा था कि पूरे यूरोपियंस, अमेरिकन, ठीक है आप कहते हैं और भाई यूरोपियंस अपनी औकात में रहो, अमेरिकन अपनी औकात में रहो, हमारे पास पैसा है, चीज लेनी है, हम चीज लेते हैं, पैसा देते हैं, वो एक आपका अपना माइंडसेट है, ठीक है, होना चाहिए, क्यों नहीं। आप एक मुल्क हैं, आपकी अपनी आइडेंटिटी है, आप अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और आप अपने आप को दुनिया में प्लेस कर रहे हैं, ये एक आपका राइट और अच्छे तरीके से करना चाहिए एज यू फील इट राइट। लेकिन मेरे साहब, मैं जैसे हम जब हम दुनिया में पढ़ते पढ़ाते हैं,
तो आप जब एमनेस्टी इंटरनेशनल बंद कर दी और कहा भाई क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो जाके एक्सपोज करती है प्राइम मिनिस्टर को, और जो जो ड्रैकोनियन लॉज हैं कश्मीर के अंदर, तो वो जी जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट को जो है वो उसके बारे में बात करती है, और वो हमारे बारे में, मोदी साहब के बारे में जो एक अनडेमोक्रेटिक उनका स्टाइल है चीजों को लेके चलने का, मीडिया का। फिर वो आपके जो वो टी राजा सिंह साहब थे जिन्होंने कहा यार ये तो मस्जिदें गिरा दो, जो वो है म्यांमार वालों को तो मार दो, और फेसबुक भी खामोश हो गया। तो उसने कहा नहीं नहीं हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि अगर फेसबुक ने कहा हमने ये उतार दिया तो हमारा तो कॉस्ट बिजनेस अफेक्ट कर सकता है। सो आप नहीं समझते कि ठीक है आप इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं, लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल को बंद करना और फेसबुक जैसा अदारा खामोश हो जाए कि भाई अगर वो नफरत फैला रहा है बीजेपी का रहनुमा तो खैर है, नो प्रॉब्लम, हम वो वीडियो नहीं उतारेंगे। ये कैसा इंडिया है? ये इंडिया वही है जो आप समझते हैं इसी इंडिया से चलेंगे आप, यहाँ के ये समझते हैं कि आपने कहा कि 100 साल बाद हम ठीक होंगे या 50 साल बाद ये चीजें रिफाइन होंगी? दो चीजें हैं। जो आप कह रहे थे ना बीजेपी के नेता ने नफरतें फैलाई हैं, आप कभी वो देखिएगा जो यहाँ पे आपके मुस्लिम लीडर्स कहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का भाई अकबरुद्दीन ओवैसी जो कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ तो हम सारे हिंदुओं को मार देंगे, वो पॉलिटिकल लीडर है भाई, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर, राइट। यहाँ पे आपके और फिर कहते हैं कि साहब मुसलमान डरा हुआ है इंडिया में। अब ये तो डरा हुआ मुझे नहीं समझ में आता, कोई डरा हुआ ऐसे बोले कि सारे हिंदुओं को साफ कर देंगे 15 मिनट के लिए, यही कहते हैं ओवैसी साहब। दूसरी चीज ये है कि आप देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट विंग वाले हैं, लेफ्टिस्ट हैं यहाँ पे, वो क्या कहते हैं आप उनके देखिए। तो यहाँ पे जो बुरा है, जिसने हेट स्पीच करी है, अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक तबका करता है, नहीं, यहाँ पे हेट स्पीच सभी करते हैं, सभी करते हैं। मैं आपको भेजूंगा, आप देखिएगा कितने लोगों ने क्या क्या बातें बोली। मैंने तो आपको एक चीज बताई है, राइट। अब वो उसी ओवैसी का एक बयान है कि अगर हम यानी कि मुसलमान हिंदुस्तान से जाएंगे तो हम ताजमहल भी ले जाएंगे और हम कुतुब मीनार भी ले जाएंगे। वो ले जा नहीं सकता, लेकिन एक बात कह रहा है वो। फिर कह रहा है यहाँ पे सिर्फ इनके भगवान की कुछ टूटी फूटी नंगी मूर्तियां रह जाएंगी यहाँ पे। इन अ स्टेट दैट इज 80% हिंदू, वो इंसान जो अपने आप को डरा हुआ मुसलमान कहता है, वो ये कह रहा है हमारे लिए, और कुछ नहीं होता, खुला बोल रहा है वो। और पाकिस्तानी कई सपोर्ट करते हैं उसको, कहते हैं कितना मजबूत। मजबूत नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से मजबूत है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से बचा हुआ है। कहीं और होता तो उसको निपटा देते कोई, पर भारत में नहीं हो सकता। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन मजबूत है, कहता है ठीक है जो कह रहा है। अब आप एक बात बताइए, मैं तो कंडेम करता हूं, कोई भी इस्लामिक रिलीजियस फिगर को कोई गलत बोले, पकड़ के जेल में डालो, किसी को भी बोले, ठीक है, चाहे वो प्रॉफिट साहब हो, कोई भी हो, पकड़ के जेल में डालो जो गलत बोले। लेकिन आपकी तरफ से भी आवाज आनी चाहिए कि जो हिंदुओं के देवी देवताओं को गलत बोले उसको जेल में डालो, वहां से कभी आवाज नहीं आती, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो जाता है। मैं नाम ले रहा हूं, अकबरुद्दीन ओवैसी, ओवैसी का जो भाई है, असदुद्दीन ओवैसी का भाई है, उसके बयान है ऑन रिकॉर्ड, आप जाके देखिए, उसको कोई क्यों नहीं एक्शन लेता। तो ये सब चीजें हैं। दूसरी चीज है एमनेस्टी, ठीक है, हमें समझ में नहीं है, निकाल दिया एमनेस्टी को, इट्स ऑल राइट, हम खुद अपनी एमनेस्टी बनाएंगे, हमने निकाल दिया एमनेस्टी। सुनिए, दो चीजें हैं, एक तो हमें भरोसा था कि एमनेस्टी हमारे मुल्क के खिलाफ काम कर रहा है, हमने एमनेस्टी को निकाल दिया, पहली चीज। मैं उसके फंड्स कहां से आए, कहां से आ रहे थे, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं उन डिटेल में नहीं जाऊंगा, समय है नहीं हमारे पास, हम लोग ऑलमोस्ट अभी 1.25 घंटे पे पहुंचने वाले हैं। लेकिन चीमा साहब, एक चीज है कि हमारे मुल्क के खिलाफ अगर कोई भी बोले, सरकार के खिलाफ आप बोल सकते हैं, ये आपका हक है, और अगर आप मुल्क के खिलाफ बोलें, वो चीज ठीक नहीं। और एमनेस्टी चला गया, यूरोपियंस ने बोला, अमेरिकन ने बोला, क्या हो गया, फिर क्या हो गया, एमनेस्टी वापस आ गया। एमनेस्टी वैसे ही गया जैसे 370 गया है, ना वापस आने के लिए कभी। जो फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं ना, चीन पता नहीं इनको क्या, मैं तो ये कहना चाहता हूं फारूक अब्दुल्ला साहब को, अगर ये वीडियो देखें तो, कि साहब आप ये कहते हैं ना कि चीन की मदद से 370 एक दिन वापस आएगा, आप इतने बुजुर्ग हैं, आप जरा चाइना जाइए और बोलिए मेरा नाम फारूक अब्दुल्ला, आपको जेल में डाल देंगे, आपका नाम ऐसा है। 15 लाख मुसलमानों को तो जेल में डाल रखा है, फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं चीन की मदद लो, पता नहीं क्या, कौन सी दुनिया में रहते हैं ये लोग। होता है, जब मुगल बादशाहों की गद्दी गई थी तो उनको भी काफी टाइम लगा था दिमाग से सुलझाने में कि यार अब हम बादशाह नहीं रहे,
अब सब कुछ चला गया, अंग्रेज ने सब छीन लिया, तो चलता रहता है चीमा साहब ये सब। बिल्कुल ठीक है। मेजर साहब, बड़ा मजा आया आपके साथ, बड़े हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात हुई। बड़ी मेहरबानी है आपकी, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है व्यूअर्स को वीडियो पसंद होगी। आपका बहुत शुक्रिया मेजर साहब, थैंक यू। थैंक यू चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।